बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बात करनी है MGT 613 के लेसन नंबर 28 की। ये लेसन न्यूली स्प्रिंग 2028 में आया है। ये आपको मिलेगा आपके हैं जो LMS है उसमें जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 28 की वीडियो के साथ जो रीडिंग है वहाँ पे हैंडआउट्स में से नहीं मिलेगा। हैंडआउट्स में लेसन नंबर 28 है, उससे मर्ज 27 के साथ करके वो अब 27 समझ ले हो गया, 28 खत्म हो गया, उसकी जगह भी है। अब इस चैप्टर में दो तीन चीज़ें पहले इनिशियली अंडरस्टैंड कर लें कि ये बेसिकली है क्या, फिर हम इसको आगे देख लेते हैं कि काम की बात रहती है तो उसको डिस्कस कर लेंगे। ये सैम्पलिंग के हवाले से है। जो सैम्पल टेस्टिंग हम करते हैं जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं कंपनी के अंदर, आप लोग अक्सर औकात कई लोग जानते होंगे कि कंपनी में एक डिपार्टमेंट है जिसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कहा जाता है। ठीक है। अब जब कंपनी में प्रोडक्शन होती है तो जो एक बैच प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उस बैच में से कुछ आइटम्स को एज ए सैंपल टेस्ट किया जाता है। आप लोग अक्सर का देखते हैं कपड़े हैं, जूते हैं, उनके बी पेयर सेल हो रहे होते हैं। जूते हैं उनके बी पेयर सेल हो गए, कपड़ा है जो तो वो कट पीस में सेल हो रहा होता है, या वो कपड़ा ब्रांड का कपड़ा लोकल मार्केट में भी सेल हो रहा होता है। तो वो होता क्या है कि ब्रांड का कपड़ा जब क्वालिटी टेस्टिंग के लिए जाता है तो वो अप टू स्टैंडर्ड ना हो तो उससे दोबारा रीसाइकिल करने के लिए सस्ता मार्केट में बेच दिया जाता है। इसी तरह जो जूते होते हैं, जो पी पेयर होते हैं, उसे लो प्राइस शॉप या कट प्राइस शॉप पे बेच दिया जाता है। ठीक है। आउटलेट जो होती है कंपनी की अपनी भी होती है, कुछ कंपनी ने सिंपली उसे जनरल मार्केट में भी सेल करते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली है हमें सैंपल टेस्टिंग करनी है कि सम यहाँ पे हमें सीखना है कि सैंपल हम टेस्टिंग करते हैं कैसे, या सैंपल कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए उसमें ये मेंशन है सबसे पहले चीज, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज द इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इंस्पेक्शन अप्लाइड टू लॉट और बैच आइटम्स। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या है कि जो लॉट है, जो बैच है हमारा, उस पर हम अप्लाई करते हैं। मकसद क्या होता है कि जज कन्फर्मेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, क्या हमने जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स बनाए थे उनकी कन्फर्मेशन है, क्या वो मीट हुए कि नहीं। अब सैम्पलिंग प्लान के लिए हम देखते हैं हमारी लॉट साइज क्या है, हमारे सैंपल का साइज क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। इसमें हमारे पास तीन कैटेगरीज आती हैं, सिंगल सैम्पलिंग है, डबल सैम्पलिंग है और मल्टीपल सैम्पलिंग है। सिंगल और डबल को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो मल्टीपल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब बैच हमने प्रोड्यूस किया, खा वो 50 पीसीस का है, 100 का है, 200 का है, 500 पीसीस का है, उसमें से एक हम रैंडमली एक सैंपल उठाते हैं। सिंगल सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, एक रैंडम सैंपल उठाते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है। जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हम मीट करने हैं, क्वालिटी टेस्टिंग करनी है, वो चेक करेंगे। अब ये सिंपल सी बात है, एक बॉल पॉइंट है, बॉल पॉइंट कहा जाता है जी, अक्सर का आप उनकी कमर्शियल्स देखते हैं 10,000 किलोमीटर तक चलेगी, ठीक है, चल सकती है, इस तरह की कमर्शियल्स बताते हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि उनके पास क्वालिटी टेस्टिंग के लिए मशीन है, तो वो उस बॉल पॉइंट को चेक करती है कि क्या है, पूरी बॉल पॉइंट यूज होने तक कहीं रुकती तो नहीं है। दिस इज कॉल्ड सैंपल चेकिंग। अब हर आइटम जो है जब उसकी एग्जामिनेशन होती है, या तो वो गुड क्वालिटी की होगी या वो डिफेक्टिव होगी। अगर एक सैंपल चेक किया गया और डिफेक्टिव आया और वो से सी मतलब सी ग्रेड तक चला गया, बी ग्रेड तक इशू कोई नहीं होता, लेकिन अगर सी में चला जाए तो फिर लॉट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। टेक केयर ऑफ लिमिटेशन ऑफ सिंगल सैम्पलिंग की लिमिटेशन है, क्योंकि आप पूरे बैच में हो सकता है जो आपने पीस पकड़ा वही खराब हो, बाकी पूरा बैच ठीक हो, और वो खराब बना था, पोर क्वालिटी का बना, और आपने उसी की बेस पर पूरा बैच रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। अगर सैंपल सी ग्रेड में चला गया तो फिर सेकंड सैंपलिंग का प्लान आ जाता है, एक और सैंपल उठाया जाता है, उसको भी चेक किया जाता है। अब डबल सैंपलिंग प्लान स्पेसिफाई लॉट साइज एंड साइज ऑफ इनिशियल सैंपल। अगर तो सैंपल बहुत बड़ा है और इनिशियल सैंपल जो है उसकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड वो मीट नहीं हुए, तो फिर हम सेकंड सैंपल की तरफ जाते हैं। उसके बाद विद डबल सैंपलिंग टू वैल्यूज आर स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। दो वैल्यूज आ गई। अब दोनों वैल्यूज लोअर लेवल C1 और C2 के आउटपुट आ गई। जब सी में रही तो इफ नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इज स्मॉलर देन C1, देन सैम्पलिंग इज टर्मिनेटेड एंड लॉट इज एक्सेप्टेड। अगर थोड़ा बहुत डिफेक्ट निकला है तो लॉट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और सैंपल टर्मिनेट कर दिया जाता है। वो कहते हैं जी ठीक है सैंपल हम, लेकिन अगर डिफेक्ट ज़्यादा ग्रेड बड़ा है तो फिर लॉट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और समटाइम क्या किया जाता है, हमें अगर लॉट ज़्यादा बड़ी है तो हमें मल्टीपल सैंपलिंग की तरफ भी जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिर हम प्लान चूज किस तरह करते हैं। प्लान चूज करने के लिए
हम देखेंगे हमारी कॉस्ट कितनी आनी है, हमारे पास टाइम कितना है, जो डिटर्मिनेंट्स हमने इंप्लीमेंट करने हैं वो किस तरह के हैं। उसमें हमारे पास आ गया प्राइमरी कंसिडरेशन आर नंबर ऑफ सैंपल्स नीडेड एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड। कितनी टोटल ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड है, कितने सैंपल्स हमें नीड है, डिपेंड करता है अल्टीमेटली हमारे सैंपल। आप देखें हमने मैं यहाँ पे आपको सैंपल चूज करने की एक मिसाल देता हूँ। खैर प्रोडक्शन सेक्टर में भी ये मामला होता है, लेकिन मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस को बीइंग टीचर हमारे पास एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हम जब बोर्ड की यूनिवर्सिटी के पेपर मार्किंग करते हैं, आप लोग पेपर देते हैं, ठीक है, तो एग्जामिनर्स उन पेपर की मार्किंग करते हैं। अब हम जब पेपर मार्किंग करते थे हमें 25 पेपर्स के बंडल दिए जाते थे, ठीक है। अब 25 पेपर्स में मैं जो गुजरात बोर्ड की मार्किंग करता रहा हूँ, सरगोदा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी की मार्किंग करते रहे। अब यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया ये होता है गुजरात और कोलकाता का कि उनका 10% सैंपल परसेंटेज था, पंजाब यूनिवर्सिटी का 5% है, बोर्ड का 20% है। यानी कि अगर मैंने 25 पेपर चेक किए हैं तो उनमें से 5 पेपर मेरे हेड ने एग्जामिन करने हैं। अगर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पेपर मार्किंग की है और वहाँ पे हमें 50 पेपर का बंडल मिलता था, तो उन 50 में से तकरीबन 40 पेपर का बंडल होता था, उन 40 में से 2 पेपर जो हैं वो हेड ने चेक करने हैं। उन 40 में से 2 पेपर अगर ठीक निकले हैं तो मेरा पैकेट ठीक है। ये सैंपल चूजिंग प्लान होता है। अब कंपनीज के अंदर क्या होता है, कंपनीज के अंदर देखा जाता है कि हमने लॉट कितनी बनाई है। अब लॉट जो है वो मेरी 5000 पीसेस की बनी है। फर्स्ट मैंने बॉल पॉइंट की आपको एग्जांपल दी तो 5000 या 10000 बॉल पॉइंट्स बनाई गई हैं। अब वो 10000 बॉल पॉइंट्स में से आप सिर्फ एक को टेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने पूरी लॉट जो है उस एक पे डिपेंड कर दी। वो 0.01% रेट हुआ आपके सैंपल साइज का, जो कि बहुत लो है। मुझे कम अज कम मिनिमम जो है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ रियल टाइम, तो कंपनीज के अंदर जो लोग काम करते हैं, आप में से भी कई लोग काम करते होंगे, कोई क्वालिटी कंट्रोल में काम कर रहा है, कोई प्रोडक्शन में काम कर रहा है, लेकिन जिस जगह रिलेटिव है तो वो आपको क्लैरिफाइड बताएंगे। अब देखें 10,000 में से अगर मैंने 100 बॉल पॉइंट्स भी चेक नहीं की, 100 का मतलब है कि मैंने 1%, चलिए हम 100 पे नहीं जाते, हम 50 पे आ जाते हैं कि 10,000 बॉल पॉइंट्स बनी है तो कम से कम 50 तो मुझे टेस्ट करनी है। चलिए और कम कर लेते हैं, मुझे 2500 टेस्ट करनी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं एक बॉल पॉइंट, खैर 25 बहुत कम आया था, अप्रोक्सीमेटली 10,000 के चक्कर में मुझे कम से कम 50 बॉल पॉइंट्स को टेस्ट करना है, ठीक है। 25 पे आ जाए, 20 पे आ जाए, और जैसे लाट अब लाट 100 पीसीस की है और उसमें आप कहें कि मैंने 10 पीस चेक करने हैं, तो ये भी एक सूटेबल फिगर नहीं है। तो यहां पे पीछे हम जो पढ़ के आए कि हम लाट साइज के हिसाब से एक सैंपल, 2 सैंपल, फिर मल्टीपल सैंपलिंग पे आ जाते हैं। एक इस हिसाब से लाट साइज है, उस हिसाब से फिर 1, 2 या मल्टीपल की तरफ हम चलते हैं, आगे चलेंगे जी। मल्टीपल सैंपलिंग सिमिलर टू डबल सैंपलिंग प्लान बट अलाउज मोर देन 2 सैंपल्स। अ सैंपलिंग प्लान विच स्पेसिफाई ईच सैंपल साइज, वही बात आ गई। इफ द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, अब मल्टीपल सैंपलिंग में भी सेम डिफेक्ट आ रहा है तो उसका मतलब है वो आपकी लॉट रिजेक्टेड है। आगे चलेंगे। अब देखिए ये जहां पे बात बता रहा है कि आप कितना लॉट क्वालिटी जो है वो रखते हैं और किस हिसाब से आपकी वो प्रोबेबिलिटी आती है। देखिए लॉट की क्वालिटी जितनी कम रखेंगे उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। देखिए कब है, आपने डिफेक्टिव क्वालिटी 0.09 पे जाकर रखी तो आपके लॉट की एक्सेप्टेंस के चांस उतने कम हो गए। आपने डिफेक्टिव क्वालिटी जो है वो 0.03 पे रखी तो प्रॉबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। 0.3 पे प्रॉबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली ये 90% है, ठीक है। 0.6 पे आ जाए तो ये साइड आ गई है तकरीबन 15%, 0.9 पे आ जाए तो 10% आ गई एक्सेप्टेंस। यानी कि जितना मैं डिफेक्टिव को ज़्यादा फोकस करूंगा, उस पर ज़्यादा परसेंटेज क्वालिटी स्टैंडर्ड अप्लाई करूंगा, उतने ज़्यादा उसके रिजेक्शन के चांसेस, यानी कि रिजेक्शन के उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। आगे चलते हैं, एक यहाँ पे हमें हमारे पास आएगा, उस ग्राफ को देखते हैं जी। ये देखिए ये हमने एक स्टैंडर्ड मीट कर दिया कि 10% हम ऑप्शन रखेंगे, हमें 9% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस रखनी है। तो आप देखें, आप अगर 0.03 क्वालिटी पे रहते हैं कि ये क्वालिटी हमारे डिफेक्टिव, यानी कि क्वालिटी जो है डिफेक्टिव की 0.03 आई है, तो हमारी लॉट बहुत अच्छी है। अगर 0.3 से 0.9 के दरमियान रही है तो इन डिफरेंस है, हम उसको फर्दर को सैंपल्स चेक करेंगे और देखेंगे कि आया इस लॉट को हमने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। लेकिन अगर हमारी डिफेक्टिव क्वालिटी जो है वो 0.09 से भी बहुत चली गई है, ये एक स्टैंडर्ड है, हमें स्टैंडर्ड को अंडरस्टैंड नहीं करना, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। 0.03, 6, 9 ये हमें इसको इतनी इन डेप्थ नहीं जाना।
तो अगर 0.9 से ऊपर चला गया तो फिर वो लॉट रिजेक्ट ही होनी है। आगे सारे ग्राफ हमें यही चीज बता रहे होंगे, गुड बैड एंड सो ऑन। अब देखिए कुछ ने इन डिफरेंस वाला सिलसिला खत्म कर दिया कि हमने कहा जी यहाँ तो गुड है या बैड है, 80% से अबव रहेगा यानी कि हमारा गुड है, उससे नीचे आ जाएंगे तो हम बैड कंडीशन में चले जाएंगे। अब सैम्पलिंग टर्म्स है कुछ, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल AQL, द परसेंटेज इफेक्ट्स एट विच कंज्यूमर आर विलिंग टू एक्सेप्ट लॉट एट गुड। ये वो लेवल है, ये जो है ये हमारा AQL लेवल है, ये गुड जो है कि जहां पे इतनी परसेंटेज होती है कि कंज्यूमर जो है वो उस डिफेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। लॉट टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्ट, ये टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्ट है। ये देखिए ये जो ब्लू एरिया है ये हमारा टॉलरेंस एरिया, कि द अपर लिमिट इन द परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट्स दैट द कंज्यूमर विलिंग टू एक्सेप्ट, जिसमें कंज्यूमर स्टिल एक्सेप्ट करने की विलिंगनेस शो करता है। उससे नीचे आ जाएंगे फिर कंज्यूमर का रिस्क आना शुरू होता है। प्रोड्यूसर रिस्क क्या है, द कंज्यूमर रिस्क क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द लॉट कंटेन्स डिफेक्टिव एक्सीडिंग द LTPD, इससे ज़्यादा डिफेक्ट्स होंगे तो कंज्यूमर रिस्क में आ जाएगा। और प्रोड्यूसर रिस्क क्या है कि जब प्रोबेबिलिटी दैट द लॉट कंटेन्स द एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल विल बी रिजेक्टेड, अगर हमारा एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल वैसे रिजेक्टेड की तरफ आ गया है तो वो प्रोड्यूसर का रिस्क है। और अगर मैं LTPD के रोड बढ़ रहे हैं या उससे थोड़ा सा हटे हैं तो कंज्यूमर का रिस्क ज़्यादा आ सकता है कि लॉट एक्सेप्ट भी होगी लेकिन कंज्यूमर को नुकसान होने के ज़्यादा चांस है। और मेरा ख्याल है इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। जी स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 28 था जो कि न्यूली यूनिवर्सिटी ने ऐड किया है। मैंने फिर बताऊं कि इसके हैंडआउट्स आपको मुझसे भी रिक्वायर्ड करने की जरूरत नहीं है, आपने LMS के डाउनलोड सॉरी अपने लेक्चर्स में जाएं, लेक्चर नंबर 28 को प्ले करें, उसको प्ले करने के बाद उसकी रीडिंग में जाएंगे तो आपकी इसकी PDF मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।